हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आज हम इसको काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे। देखिए, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये तीनों के तीनों आंदोलन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे एक या दो क्वेश्चन कन्फर्म आपके एग्जाम में आएगा। तो प्लीज़ इन आंदोलनों को अच्छे से समझ लें, अच्छे से पढ़ लें। सिंपल सी बात है, आंदोलन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ इसको समझें, ध्यान दें, वीडियो पूरा देखें, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना देरी के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। वीडियो पूरा देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो ही जाएंगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, इसका बैकग्राउंड क्या था। जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में अगर आप बात करो तो याद करो इसे, जब गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था तभी से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। थोड़ा सा आपको शायद याद हो। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मेनली कि आखिर सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों शुरू हुआ, इसकी क्या कारण थे, क्या बैकग्राउंड थी, वो कौन सी घटनाएं थी जिसने गांधी जी को या कांग्रेस को मजबूर किया कि वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को करे। तो यहाँ पे कुछ कारण है, कुछ पृष्ठभूमि, कुछ घटनाएं घटी थी, तो इसको आप समझ लीजिए। देखो, 1928 में दिसंबर में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है कलकत्ता में। कलकत्ता में कांग्रेस पार्टी की एक मीटिंग बुलाई जाती है। अब यहाँ पर जो कांग्रेस के सदस्य होते हैं वो सहमत होते हैं। एक रिपोर्ट वगैरह भी आती है, बट अभी आप जो मैं समझा रहा हूँ बस उस पर ध्यान दो। एक मतलब जो कांग्रेस के सदस्य होते हैं वो डोमिनियन स्टेट के ऊपर सहमत हो जाते हैं। जो भी सदस्य होते हैं वो कहते हैं कि चलो ठीक है, हम सरकार से डोमिनियन स्टेट की मांग करेंगे। अब जो मैं समझा रहा हूँ ध्यान से समझो, सरकार से हम डोमिनियन स्टेट की मांग करेंगे। ठीक है, सरकार से वो सहमत हो जाते हैं। थोड़ा बहुत विवाद होता है कांग्रेस के अंतर्गत कि हम डोमिनियन स्टेट की जगह पूर्ण स्वराज्य की मांग करेंगे, लेकिन गांधी जी वगैरह समझाते हैं युवा नेताओं को कि अभी पूर्ण स्वराज्य की मांग, अभी एक बार पहले डोमिनियन स्टेट की मांग कर लें, उसके बाद पूर्ण स्वराज्य की मांग करेंगे। तो ऐसा करके कांग्रेस की तरफ से पूरी तरह अगर देखा जाए तो कांग्रेस सरकार से डोमिनियन स्टेट की मांग करती है। कांग्रेस कहती है कि सरकार ने अगर एक साल के अंदर डोमिनियन स्टेट का दर्जा भारत को नहीं दिया, एक साल के अंदर, तो कांग्रेस क्या करेगी, पूर्ण स्वराज्य को, पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित कर देगी और एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेगी अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। अब इसे थोड़ा समझ लो, ठीक है, समझाता हूँ मैं आपको। देखो, डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि बड़े लेवल पर सरकार का नियंत्रण रहेगा, ब्रिटिश सरकार रहेगी, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो भारतीय सदस्य हैं वही राज करेंगे, उन्हीं का शासन होगा, लोकतंत्र वगैरह जो भी वो कैसे भी चलाएं, पंचायती राज की व्यवस्था करें, कुछ भी करें, लेकिन स्थानीय लेवल पर भारतीय लोगों का शासन होगा और ऊपरी ऊपरी लेवल पर ब्रिटिश सरकार का शासन होगा। तो ये होता है डोमिनियन स्टेट। ये पूरी तरह स्वतंत्रता नहीं होती, ये आधी स्वतंत्रता इसे आप कह सकते हैं, इसे आप औपनिवेशिक स्वराज्य कह सकते हैं। ठीक है, तो ये मांग की गई थी कांग्रेस के द्वारा और कांग्रेस ने धमकी दी कि अगर भारत को डोमिनियन स्टेट नहीं बनाया गया तो जो कांग्रेस है वो अपनी मांग को बदलकर पूर्ण स्वराज्य की मांग को अपना लेगी और एक सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करेगी। 1928 में कांग्रेस ने ये कहा। तो ये एक प्रमुख कारण था, क्योंकि आगे चल के कांग्रेस की मांग को कुछ खास सरकार ने अपनाया नहीं और फिर कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया। इसके अलावा देखिए, 1929 के दौरान की अगर हम बात करें तो राजनीतिक घटनाएं बहुत ज़्यादा घटती हैं। अब इसी दौरान जो गांधी जी थे उन्होंने काफ़ी ज़ोरों शोरों से पूरे देश की यात्रा की। यात्राओं के दौरान उन्होंने लोगों से मिले, वो जनता से मिले और जनता को संघर्ष के लिए तैयार करने का उन्होंने प्रयास किया। तो वर्ष 1929 में जो गांधी जी थे उन्होंने पूरे देश का सघन दौरा किया और विभिन्न स्थानों पर उन्होंने सभाओं को संबोधित किया, भाषण दिए, सभाएं की और जनता से सीधे तौर पर वो मिले और जनता को सीधी राजनीतिक कार्यवाही के लिए तैयार करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। मतलब एक आंदोलन कर रहे हैं तो आंदोलन के लिए जनता की आवश्यकता है और जनता ही आंदोलन करेगी, तो जनता को तैयार किया गया 1929 के दौरान गांधी जी के द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा। अब लॉर्ड इरविन की घोषणा। इसी बीच 31 अक्टूबर 1929 को लॉर्ड इरविन घोषणा करते हैं कि जो सरकार है वो डोमिनियन स्टेट पर विचार कर रही है, वो भारत को डोमिनियन स्टेट बनाने पर थोड़ा विचार कर रही है, लेकिन कुछ खास इन्होंने नहीं कहा। लॉर्ड इरविन ने कहा, जो उस समय के वायसराय थे लॉर्ड इरविन, इन्होंने कहा कि जैसे ही साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा, एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाएगा, ठीक है, ताकि बातचीत हो सके डोमिनियन स्टेट को लेकर। देखिए दोस्तों, जो इरविन थे वो सही से डोमिनियन स्टेट की बात नहीं कर रहे थे, वो घुमा फिरा कर बात कर रहे थे, बस शांति बनाए रखना चाह रहे थे वो, ताकि शासन भारतीयों का, मतलब ब्रिटिशर्स का जो शासन है वो भारत में चलता रहे। अब कांग्रेस ने कुछ मांगे भी रख दी थी इरविन के सामने। इरविन से कहा था कांग्रेस ने कि, मतलब देखो, अब कांग्रेस ने क्या किया, अपनी एक बैठक बुलाई कांग्रेस ने और फिर दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया।
कांग्रेस ने एक बैठक बुलाई अपनी और फिर दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें कांग्रेस ने कहा कि जो मुख्य जो पार्टी है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही रहेगी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही पूरी जनता का प्रतिनिधित्व करेगी गोलमेज सम्मेलन में। और गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत सिर्फ डोमिनियन स्टेट की मांग को पूरी तरह स्वीकार करते हुए सारे नियमों को अच्छे से लागू करने की बात की जाएगी और इधर उधर की बातें नहीं होगी। ऐसा दिल्ली घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के द्वारा, बड़े नेताओं के द्वारा जो बैठक हुई थी, उन्होंने ऐसा कहा। अब इरविन ने 23 दिसंबर 1929 को वायसराय इरविन ने इन मांगों को अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार भिड़ंत का दौर, लड़ाई का जो दौर था संघर्ष का, वो प्रारंभ हो गया। यही था एक बैकग्राउंड जो मैं आपको समझाना चाहता था। हो सकता था आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन आएगा समझ में। दोबारा से आपको एक समरी की तरह मैं बता देता हूँ। सिंपल सी बात है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि अगर हम बैकग्राउंड देखें तो क्या हुआ कि 1928 में कांग्रेस ने कहा सरकार से कि देखो भाई, हमें ना एक भारत को एक डोमिनियन स्टेट बना दो जहाँ पर जो भारतीय लोग हैं उनका शासन रहेगा। ठीक है, आप लोग बड़े बड़े मामले अपने पास रखना, पूरे देश का शासन आप ब्रिटिश सरकार अपने पास रखेगी, लेकिन डोमिनियन स्टेट का दर्जा भारत को दे दो। ठीक है, सिंपल सा है कि कांग्रेस ने कहा कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दो और साथ में धमकी दी कांग्रेस ने कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। और ऐसा ही हुआ। अब सरकार ने कांग्रेस की बात को सही से नहीं माना। कांग्रेस ने दिल्ली घोषणा पत्र में जो भी सरकार से कहा कि भाई हमारी बात को मानो, गोलमेज सम्मेलन वगैरह में डोमिनियन स्टेट घोषित करने से संबंधित सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन सरकार जो इरविन थे, वायसराय इरविन, इन्होंने कांग्रेस की घोषणा पत्र को बिल्कुल अस्वीकार कर दिया, माना ही नहीं। और फिर कांग्रेस के पास ठीक है, कोई और रास्ता नहीं, ठीक है अब हम संघर्ष करेंगे, और इसी के चलते कांग्रेस ने अब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। किस तरह हुआ ये तो देखिए यहाँ पर। फिर 1929 में ही दिसंबर के लास्ट दिनों में 1929 में लाहौर में एक अधिवेशन होता है, एक मीटिंग बुलाई जाती है कांग्रेस की। फिर मीटिंग में क्या होता है, मीटिंग में गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब कांग्रेस ने कहा कि गोलमेज सम्मेलन में हम जाएंगे, इंग्लैंड में एक सम्मेलन होगा गोलमेज सम्मेलन, वहाँ पर हम जाएंगे, हमारी मांगों को तो स्वीकार ही नहीं किया जाएगा, भारत को डोमिनियन स्टेट वगैरह बनाने से संबंधित कुछ बातें होंगी ही नहीं सही सी, और अगर बनाया भी जाएगा तो सरकार हमारे लिए कुछ भी कर देगी, हमारी तो सुनी ही नहीं जाएगी, हमारी कोई भी मतलब वैल्यू नहीं रह जाएगी गोलमेज सम्मेलन में। इसलिए इन्होंने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी है वो पूरी तरह गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार करेगी। ठीक है, इसके साथ ही इसने अब कहा कि नहीं, अब कांग्रेस ना डोमिनियन स्टेट की बात नहीं, अब कांग्रेस पूरे राज्य को स्वतंत्रता प्राप्त करने की बात करेगी। कांग्रेस अब पूर्ण स्वराज्य की बात करेगी। इसी के चलते 26 जनवरी 1930 को शपथ ली गई स्वतंत्रता की। सभी ने पहला स्वतंत्रता दिवस भी मनाया था 26 जनवरी 1930 को, और राष्ट्र का मतलब जो राष्ट्र झंडा था उसको फहराया गया था कई जगहों पर। तो यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें एक पृष्ठभूमि थी, एक बैकग्राउंड था, जिसको हमने देख लिया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने का ये सारे कारण थे, इसको आपने समझ लिया होगा। अब यहाँ पर देखिए कैसी चीज़ें शुरू हुई। यहाँ पे अब गांधी जी के द्वारा 11 सूत्री मांगों को लाया जाता है। गांधी जी 11 मांगों को सरकार के समक्ष रखते हैं। गांधी जी ने 11 मांगों को सामने रखा। जैसे कि गांधी जी ने कहा कि सिविल सेवाओं और सेना के व्यय में 50% की कमी आए, और नशीली वस्तुओं के विक्रय पर पूरी तरह रोक लगा दी जाए, और संबंधित ये सारी बातें गांधी जी ने की थी। ये सारी मांग की थी सरकार से कि हमारी ये मांगें पूरी करो। तो 11 मांगें सरकार से गांधी जी ने की थी, और कहा था सरकार से कि आपके पास 31 जनवरी 1930 तक का समय है, इस दिन तक का समय है, आप इस मांग को पूरा कर देंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ऐसा गांधी जी ने कह दिया, और 31 जनवरी 1930 तक का सरकार को समय दिया। यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं, पॉज करके आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं, कुछ मेन बातों को आप याद कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप सारे 11 के 11 याद करें। तो ये मांगें सरकार के सामने गांधी जी के द्वारा रखी गई। ठीक है, ये सारी मांगें थी। नमक कर भी समाप्त कर दिया जाए, ऐसा भी मांग रखी गई थी सरकार के सामने गांधी जी के द्वारा। अब क्योंकि सरकार ने कुछ भी नहीं किया, अब फरवरी 1930 तक देखा गया, जनवरी 1930 तक का ही समय दिया गया था सरकार को, लेकिन फिर सरकार ने तो कुछ सकारात्मक उत्तर ही नहीं दिया, कुछ आंसर ही नहीं दिया कि हम मांगों को पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। तो ब्रिटिश सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया मांगों को लेकर। अब इसी के चलते जो गांधी जी थे उन्होंने फिर ठान लिया कि ठीक है, अब तो हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अब तो हमें आंदोलन चलाने हैं,
हमने बातचीत जो करनी थी हमने कर ली, अब हम आंदोलन ही चलाएंगे। अब आंदोलन को लेकर कौन सा मुद्दा चूज़ किया जाए, किस मुद्दे से आंदोलन की शुरुआत की जाए, तो गांधी जी ने इसको नमक को मुद्दा लिया। गांधी जी ने नमक के कानून को तोड़ने का निश्चय किया और नमक को केंद्रीय मुद्दा लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। ठीक है, अब नमक को ही उन्होंने मुद्दे के रूप में चूज़ क्यों किया, तो सिंपल सी बात है कि उन्होंने जो नमक है दोस्तों उस पर टैक्स लगाना इलॉजिकल है। इलॉजिकल का मतलब कि एक पानी से हम नमक खुद बना सकते हैं, और ये जहाँ जो इंसान जहाँ से रह रहा है भाई जी, समुद्र वगैरह तो हमारा देश है, तो ये समुद्र भी यहाँ का जो समुद्र है वो भी तो हमारा है, तो हम अपने समुद्र से पानी लेकर नमक तो खुद बना सकते हैं और हम उसका यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यार, नमक तो गरीब इंसान भी यूज़ करते हो, आप इतने गरीब इंसान से भी टैक्स लोगे, तो नमक पर टैक्स लगाना एक इलॉजिकल सी बात थी। और ऊपर से ये जो नमक था वो सबको प्रभावित करता था, गरीब से लेकर अमीर तक के सभी लोगों को। इसीलिए गांधी जी ने नमक के रूप में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो यहाँ तक सामान्य बातें होंगी, मैंने ज़्यादा रीडिंग भी नहीं की। आपको जो भी बातें मैंने आपको बताई आप उसको समझ लीजिए, और वही आप जो भी समझ में आ रहा है आपके वही आप लिखेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, पूरे आपको नंबर मिलेंगे। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो भी रीडिंग है आप वीडियो को रोक कर या स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ भी सकते हैं, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। अब गांधी जी ने कैसे सारी चीज़ें की आप यहाँ पे समझिए। दांडी मार्च को सॉल्ट मार्च, अब दांडी मार्च भी सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसे समझिए। इसी से शुरुआत हुई है पूरी तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन की। दांडी मार्च को सॉल्ट मार्च यानी कि जो नमक मार्च है वो भी कहा जाता है। ये मार्च का मतलब आंदोलन है, ठीक है। दांडी मार्च को सॉल्ट मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने वायसराय को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार के दुष्प्रभावों तथा 11 सूत्री मांगों का उल्लेख किया जो सरकार के सम्मुख पेश की गई थी। उन्होंने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों को पूरा करने का कोई प्रयत्न नहीं करेगी तो 12 मार्च को वे नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। तो गांधी जी ने अब साफ तौर पर कहा सरकार से, ठीक है अब बहुत ज़्यादा समय बीत चुका है, मैंने आपको जो डेडलाइन दी थी 31 जनवरी 1930 की वो भी बीत गई और आपने कुछ काम नहीं किया। अब मैं आपको लास्ट मौका दे रहा हूँ। गांधी जी ने कहा कि देखो जो वायसराय हो आपको 2 मार्च 1930 को गांधी जी ने सारी चीज़ें लिखी थी। उन्होंने कहा था कि आपको लगभग कुछ मोहलत दी जा रही है, आपको कुछ समय दिया जा रहा है, आप जल्द से जल्द अगर आप कुछ कर लेते हैं, हमारी मांगों को पूरा कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं 12 मार्च को नमक कानून तोड़ूंगा। गांधी जी ने ये कहा। गांधी जी ने कहा कि आप हो सके तो हम जो भी ब्रिटिश शासन के दुष्प्रभाव हैं और जो हमारी 11 सूत्री मांगे हैं इसको आप पूरा कीजिए, नहीं तो 12 मार्च को तो पक्का है, अगर आप पूरा नहीं करेंगे हमारी मांगों को तो 12 मार्च को मैं नमक कानून तोड़ दूंगा। ठीक है, ये गांधी जी ने साफ तौर पर दावा किया, एक पत्र में साफ साफ ऐसा कह दिया। अब सरकार द्वारा पत्र का कोई सार्थक जवाब ना मिलने के विरोध में गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम जो कि गुजरात में है वहाँ से अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए पद यात्रा प्रारंभ की तथा 24 दिनों में 240 किलोमीटर की पद यात्रा के पश्चात 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को गांधी जी ने समुद्र तट में नमक बनाकर कानून तोड़ा। ये दांडी वो स्थान है जहाँ पर उन्होंने नमक बनाया था। तो सिंपल सी बात है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कानून तोड़ने के साथ शुरू हुआ। और वो कैसे शुरू हुआ कि गांधी जी ने पत्र लिखा था वायसराय को कि आप हमारी मांगों को पूरा कर दो, नहीं तो 12 मार्च को तो मैं नमक कानून तोड़ ही दूंगा, आपको जो करना है आप कर लेना। इसके बाद गांधी जी ने क्या किया, जब भाई सरकार ने कुछ काम नहीं किया, सरकार से कोई सही सा जवाब नहीं मिला गांधी जी को, तो गांधी जी ने ठीक है 12 मार्च को गांधी जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया और गांधी जी ने 6 अप्रैल को 12 मार्च को अपनी यात्रा शुरू कर दी और 24 दिनों तक यात्रा के दौरान पैदल चलते हुए वो 240 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हुए वो 5 मार्च को दांडी पहुंचे और 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को उन्होंने नमक कानून तोड़ दिया। और जैसे ही गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा वैसे ही मतलब बहुत एक पूरा देश में ये जो आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन ये शुरू हो गया। जगह जगह पर कई सारे नमक कानून तोड़े गए, मतलब कई लोगों ने समुद्र से नमक बनाया और ये कानून तोड़ा। तो इस तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। अभी तक आपने इतना समझ लिया कि एक बैकग्राउंड देख लिया कि क्या कारण था।
कारण यही था कि डोमिनियन स्टेट भारत को बना दो, लेकिन नहीं बनाया गया। फिर गांधी जी ने ये भी कहा कि हमारी 11 मांगों को मान लो, 11 मांगें पूरी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 11 मांगों को भी सरकार ने पूरा नहीं किया। अब इसी के चलते गांधी जी ने दांडी मार्च की यात्रा की और नमक कानून तोड़ा, और नमक कानून तोड़ते ही एक सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसकी शुरुआत की बात कही थी कांग्रेस ने, वो शुरू हो गया। अब कांग्रेस की तरफ से जो गांधी जी थे, इनकी तरफ से 9 अप्रैल को गांधी जी ने एक निर्देश जारी किया करके आंदोलन के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम प्रस्तुत किया। हर आंदोलन का एक कार्यक्रम होता है, जैसे कि असहयोग आंदोलन का भी एक कार्यक्रम डिसाइड किया गया था। उसी तरह 9 अप्रैल को गांधी जी ने भी अपने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए भी कार्यक्रम निर्धारित कर दिए। इन्होंने कुछ बातें कही जो लोगों को अपनानी थी, जैसे कि जहां कहीं भी संभव हो लोग नमक कानून तोड़कर नमक तैयार करें। ये कार्यक्रम तैयार किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन में। एक कार्यक्रम ये तैयार किया गया कि नमक कानून तोड़ो। इसके अलावा शराब की दुकानों, विदेशी कपड़ों की दुकानों और अफीम के ठेकों के समक्ष धरने दिए जाएं। ठीक है, धरने दिए जाए, ऐसा निर्देश भी दिया गया। इसके अलावा यदि हमारे पास पर्याप्त शक्ति हो तो हम करों की अदायगी का विरोध कर सकते हैं। ठीक है, जो कर हैं, जो टैक्स हैं, उसका विरोध करेंगे हम। अगर हमारे पास शक्ति है तो हम विरोध करेंगे उसका। अगर हम टैक्स जो भी देते हैं हम उसका विरोध करेंगे, टैक्स नहीं देंगे। इसके अलावा वकील अपनी वकालत छोड़ सकते हैं। देखो, यहाँ पे फोर्स नहीं किया गया कि सबको छोड़ दो, हर चीज़ कर दो। कहा, निर्देश दिए गए कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें अपनानी हैं ताकि हमारा ये जो आंदोलन है वो सफल हो सके। गांधी जी ने पूरा कार्यक्रम तैयार करते हुए यही कहा कि ये सारे जो निर्देश मैं दे रहा हूँ, अगर इसको लोग फॉलो करेंगे तो इससे हमारा आंदोलन सफल होगा और हमारा देश स्वतंत्र होगा, या सरकार पर दबाव पड़ेगा तो वो सुधार करेगी। वैसे तो अब सुधार नहीं, अब तो काफ़ी ज़्यादा स्वतंत्रता की ही मांग थी। वकील अपनी वकालत छोड़ दें, ये निर्देश दिया गया। जनता याचिकाओं पर रोक लगाकर न्यायालयों का बहिष्कार कर सकती है, जैसे कि ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो वो न्यायालय का बहिष्कार कर दे। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी अपने पदों से त्यागपत्र दे दें। जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार के अंडर में काम करते हैं, वो त्यागपत्र दे दें, सरकार का साथ ही ना दें। हर घर में लोग चरखा कांते और सूत बनाएं। कहने का मतलब है कि जो विदेशी कपड़ा है उसका बहिष्कार करें, उसका बहिष्कार का मतलब ना पहने, उसको ना खरीदें। छात्र जो हैं, वो जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जो छात्र वगैरह हैं, वो सरकारी स्कूलों का, सरकारी कॉलेजों का बहिष्कार करें, उसका त्याग करें। इसके साथ ही इन सभी कार्यक्रम में सत्य और अहिंसा को सर्वोपरि रखा जाए, तभी हमें स्वराज्य प्राप्ति हो सकती है, ऐसा निर्देश दिया गया। साथ में कहा गया दोस्तों गांधी जी के द्वारा कि ये जो चीज़ें हैं, आंदोलन है, इस आंदोलन के दौरान हमें ये सारी चीज़ें अपनानी है, लेकिन साथ में ही हमें अहिंसा को सबसे ऊपर रखना है, सत्य को सबसे ऊपर रखना है। हमें लड़ाई नहीं करनी, हमें हथियार नहीं उठाने, शांतिपूर्ण तरीके से सारी चीज़ें हम करेंगे। ये सारे कार्यक्रम गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए तैयार किया गया था। तो यहाँ तक हमने काफ़ी बातें यहाँ तक समझ ली। अब हम बात करते हैं कि इस प्रदर्शन का प्रभाव क्या रहा। देखिए, गांधी जी के नमक कानून तोड़ने के बाद ही कई स्थानों पर नमक कानून तोड़े गए। ये मैंने आपको समझा दिया स्टार्टिंग में ही। जैसे ही गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था तो उसी के दौरान बहुत सारे जो नेता थे उन्होंने भी नमक कानून अलग अलग स्थानों पर तोड़े। अब ये जो प्रदर्शन वगैरह किए गए भारतीय नेताओं के द्वारा, इसका क्या प्रभाव पड़ा भारतीय लोगों के द्वारा? ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया, इसके कार्यक्रम को अपनाया गया, तो इससे क्या प्रभाव पड़ा? इससे देखो, सबसे पहला प्रभाव ये पड़ा कि विदेशी कपड़ों तथा अन्य वस्तुओं की आयात में कमी आई। जो सरकार इंपोर्ट करती थी, भारत में लाती थी विदेशों से सामान, उसमें कमी आ गई। विदेशों से क्या, इंग्लैंड से सामान आता था मैक्सिमम। और सरकार को शराब उत्पाद शुल्क और भू राजस्व के रूप में प्राप्त होने वाली आय में कमी आई, क्योंकि शराब बिकने में भी कमी हुई, शराब की दुकानें बंद रहने लगी, बहुत सारी चीज़ें हुई जिससे कि सरकार की इनकम भी कम हो गई, क्योंकि सरकार को टैक्स मिलता था ना। इसके अलावा व्यवस्थापिका, जो कार्यपालिका होती है, उसकी सभा के चुनाव का व्यापक ढंग से बहिष्कार किया गया। तो चुनाव जो हो रहे थे उसका भी बहिष्कार किया गया। ज़मीनी स्तर पर ये सारे प्रभाव देखे गए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के। अब यहाँ पे देखिए जन आंदोलन की व्यापकता। ये जन आंदोलन कितना व्यापक था, इसमें कौन कौन लोगों ने, किस किस वर्ग के लोग ने क्या क्या भूमिका अपनाई, इसको समझिए। देखिए, ये जो जन आंदोलन था, ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसमें महिलाओं ने काफ़ी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। काफ़ी अच्छे से इस महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया और एक काफ़ी अच्छे से इन्होंने भूमिका निभाई। गांधी जी ने महिलाओं से आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने हेतु आगे आने का विशेष आग्रह किया, निवेदन किया कि महिलाएं भी शामिल हों आंदोलन में। गांधी जी के इस आग्रह का महिलाओं पर
गहरा प्रभाव पड़ा तथा वे शीघ्र ही आंदोलन का अभिन्न अंग बन गई। महिलाओं ने विदेशी कपड़ों की दुकानों, शराब की दुकानों और अफीम के ठेकों पर धरने दिए तथा तीव्र प्रदर्शन किए। भारतीय महिलाओं के लिए यह आंदोलन एक मील का पत्थर साबित हुआ। मील का पत्थर था क्योंकि इस आंदोलन में उन्होंने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया तथा अपनी राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। देखिए दोस्तों, महिलाओं ने काफ़ी अच्छे से बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था और ये जो पार्टिसिपेशन था, इसी से उनके राजनीतिक अधिकारों की भी पुष्टि हुई कि महिलाएं भी हिस्सा हैं और उन्हें भी हमें राजनीतिक अधिकार देने पड़ेंगे। तो बहुत अच्छी चीज़ थी ये। छात्रों ने इसमें काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कई सारे छात्रों ने स्कूलों का बहिष्कार किया। हाँ, मुसलमानों की बात की जाए तो दोस्तों, तो जिस हिसाब से असहयोग आंदोलन में जो एकता थी, मुस्लिम के बीच में जो एकता थी, जिस तरह से जो पार्टिसिपेशन था असहयोग आंदोलन के दौरान, वैसा पार्टिसिपेशन मुसलमानों के द्वारा इस आंदोलन में नहीं देखा गया। असहयोग आंदोलन में हमने देखते हैं कि खिलाफत आंदोलन भी असहयोग आंदोलन में मिल जाता है, जिसके कारण मुसलमान हिंदू मिलकर काफ़ी बड़ा आंदोलन करते हैं। लेकिन हाँ, इस आंदोलन में मुसलमानों की जो पार्टिसिपेशन था, जो भाग था, वो बहुत ही कम था। हाँ, लेकिन फिर भी कम होने के बावजूद भी जो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश था, जहाँ पर आज पाकिस्तान है, वहाँ पर बात करें तो मुसलमानों ने आंदोलन को भरपूर समर्थन प्रदान किया। यहाँ पर जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, इनके नेतृत्व में मुसलमानों ने उपनिवेशी सरकार के विरुद्ध आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, इन्हें हम शायद सीमांत गांधी कहते हैं, इन्हीं कहते हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। इन्हीं के प्रयासों के द्वारा फिर जो मुसलमान थे उस इलाके के, उन्होंने बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में पार्टिसिपेशन लिया था। इसके अलावा कुछ और भी इलाके थे, वहाँ पर भी मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया था इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में। इसके अलावा व्यापारी और छोटे व्यवसायियों ने भी पार्टिसिपेशन किया था। इन्होंने भी बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा लिया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। इसके अलावा कई सारी जनजातियाँ थी, आदिवासी कबीले थे, इन्होंने भी इस आंदोलन में भाग लिया था। मजदूर वर्ग था, किसानों का अपना वर्ग था, तो इन मजदूरों ने भी इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। अब इस आंदोलन का जो अंत है या आंदोलन खत्म होता है गांधी इरविन समझौते के बाद। अब गांधी इरविन समझौता क्या था, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। 25 जनवरी 1931 को गांधी जी तथा कांग्रेस के अन्य सभी प्रमुख नेता बिना शर्त कारावास से रिहा कर दिए गए। देखिए, जो आंदोलन हो रहा था ना, जो क्योंकि भाई गांधी जी ने भी कानून तोड़े और आंदोलन हो रहे थे, तो सरकार ने इसके विरोध में कई सारे भारतीय कांग्रेसी नेताओं को अरेस्ट कर लिया। और फिर भी, क्योंकि देखो, अरेस्ट कर नेता भले अलग हो गए, मतलब नेता जो थे वो भले ही अरेस्ट हो गए, गिरफ्तार हो गए, लेकिन फिर भी आंदोलन चलता रहा था, क्योंकि युवा तो थे, जनता तो थी, वो आंदोलन को चलाए रखी थी। क्योंकि गांधी जी ने जो कहा बस वो फॉलो कर रहे थे, वो विदेशी कपड़ा नहीं खरीद रहे थे, बहिष्कार कर रहे थे, तो आंदोलन तो चल ही रहा था। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों से घबरा कर, जो आंदोलन जो चल रहा था, उन्हीं सब चीज़ों से घबरा कर अब समझौता करने की हालत में आकर जो नेता थे, भारतीय जो नेता थे, गांधी जी हो गए और जो दूसरे कांग्रेसी नेता थे, उन सभी को 1931 में 25 जनवरी को बिना किसी शर्त के जेल से रिहा कर दिया गया। ठीक है। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने गांधी जी को वायसराय से चर्चा करने के लिए अधिकृत किया। तत्पश्चात 19 फरवरी 1931 को गांधी जी ने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन से भेंट की और उनकी बातचीत 15 दिनों तक चली। इसके परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। इस समझौते ने कांग्रेस की स्थिति को सरकार के बराबर कर दिया। अब सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर समझिए, ये आंदोलन वगैरह चल रहा होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा होता है, लेकिन अब इस आंदोलन को शांत करने के लिए जो इरविन होते हैं, ब्रिटिश सरकार के दबाव के कारण वायसराय जो इरविन होते हैं, वो कांग्रेस को बातचीत के लिए बुलाते हैं, कांग्रेस के नेताओं को रिहा कर देते हैं जेल से, और बातचीत के लिए जो कांग्रेस है वो गांधी जी को अपनी तरफ से भेजती है। अब गांधी जी के साथ वायसराय, जो लॉर्ड वायसराय थे, वायसराय का मतलब जो प्रमुख व्यक्ति था, ठीक है, उसके साथ बातचीत होती है। लगभग 15 दिन तक बातचीत चलती है। उसके बाद एक समझौता किया जाता है, जिसे 5 मार्च 1931 को एक समझौता होता है, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। अब ये समझौता क्या था, इसे समझ लीजिए। और इसी समझौते के तहत ये जो आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये खत्म हो जाता है या ये शांत हो जाता है। अब इस समझौते में क्या बातें थी, तो इस पर आप ध्यान दीजिए। इस समझौते में जो सरकार थी, उसकी ओर से जो लॉर्ड इरविन थे, उन्होंने कुछ बातों पर वो सहमति दिखाते हैं। जैसे कि वो कुछ बात मान जाते हैं, जैसे कि वो कहते हैं कि हिंसात्मक अपराधियों को छोड़कर जितने भी राजनीतिक कैदी हैं,
जो राजनीतिक कैदी जो आंदोलन वगैरह कर रहे थे उनको छोड़ दिया जाएगा। सिर्फ उनको नहीं छोड़ा जाएगा जो हथियार उठा रहे थे, ठीक है, जिन्होंने हिंसा की है उसको नहीं छोड़ा जाएगा, बाकी जो राजनीतिक कैदी है उनको छोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने कहा कि अपहरण की संपत्ति वापस कर दी जाएगी, जो संपत्ति जब्त की गई है भारतीय लोगों की उसको वापस कर दिया जाएगा। लॉर्ड इरविन इस बात पर भी सहमत हो गए। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जुर्मानों की जो वसूली थी, जुर्माने लगाए गए थे, उसको भी रद्द कर दिया गया। इसके अलावा सरकारी सेवाओं से जो त्यागपत्र दे चुके जो भारतीय थे उनको भी, उनके प्रति भी सहानुभूति बरती जाएगी, मतलब उनको कोई सज़ा ना दी जाए, उनके खिलाफ कुछ दूसरा मुकदमा ना चलाया जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा उनके खिलाफ। ये इस बात पर भी सहमत हो जाते हैं लॉर्ड इरविन। इसके साथ ही समुद्र तट की एक निश्चित सीमा के भीतर नमक तैयार करने, अब देखो जो नमक कानून तोड़ा गया था मेन चीज़, उसको भी मान लिया जाता है लॉर्ड इरविन के द्वारा कि ठीक है एक निश्चित सीमा के भीतर हम समुद्र का यूज़ कर सकते हैं, हम लोग नमक बना सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके अलावा जो मदिरा, अफीम और विदेशी वस्तुओं की दुकानें थी उसके सामने शांतिपूर्ण ढंग से आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हो, ऐसा लॉर्ड इरविन ने आज्ञा दे दी, कोई बात नहीं। इसके अलावा आपातकालीन अध्यादेशों को वापस ले लिया गया, जो सरकार के द्वारा जो अध्यादेश, जो कड़े नियम लागू किए गए थे उस समय जल्दी से उसे वापस ले लिया गया। लेकिन हाँ, यहाँ पर गांधी जी की दो मांगों को, या जो लॉर्ड वायसराय थे उस समय लॉर्ड इरविन, उन्होंने गांधी जी की दो मांगों को अस्वीकार कर दिया। ये बहुत बड़ी मांग थी, इसको अस्वीकार कर दिया। जैसे कि पुलिस जातियों की जांच कराई जाए, जो पुलिस ने जातियां बरती हैं, लाठीचार्ज किए हैं, हमले किए हैं आम नागरिकों के ऊपर, गोलियां चलाई हैं, तो इसकी जांच की जाए, इसको अस्वीकार कर दिया। वायसराय ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं इस बात को नहीं मानूंगा। इसके अलावा भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सज़ा ना दी जाए, माफ़ कर दिया जाए फांसी की सज़ा से, भले ही कारावास की सज़ा दे दी जाए लेकिन फांसी की सज़ा ना दिया जाए, ऐसा प्रस्ताव किया गया था गांधी जी की तरफ से, लेकिन इसको भी इरविन ने नहीं माना, ठीक है। लेकिन फिर भी गांधी जी ने फिर भी भले ही दो मांगों को अस्वीकार कर दिया गया लॉर्ड इरविन के द्वारा, लेकिन फिर भी गांधी जी ने समझौता यहाँ पर किया और इन बहुत सारी मांगों को लॉर्ड इरविन के द्वारा मान लिया गया। अब यहीं पर बहुत सारे सदस्य गांधी जी की बुराई करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं कि आखिर उन्होंने भगत सिंह और उनके जो साथी थे उनकी सजाओं के प्रति मतलब ज़्यादा दबाव क्यों नहीं डाला लॉर्ड इरविन के ऊपर। देखो दोस्तों दबाव तो बहुत डाला था, लेकिन फिर भी वो अड़े क्यों नहीं रहे गांधी जी, उन्होंने समझौता क्यों कर लिया। फिर कहने का मतलब ये है कि उन्हें समझौता नहीं करना चाहिए था जब तक भगत सिंह की फांसी की सज़ा को माफ़ ना कर दिया जाए, ऐसा कहा जाता है बहुत से कांग्रेसी सदस्यों के द्वारा या बहुत से नेताओं के द्वारा। लेकिन वो अपनी परिस्थितियां थी जिस समय पूरी तरह जो अंग्रेजी सरकार थी वो इस बात पर अटल थी कि हम फांसी देंगे, क्योंकि ये उसकी इज्जत का सवाल कह लो या बहुत कुछ कह लो। और गांधी जी ने भी प्रयास किया था, लेकिन फिर भी वो इस प्रयास में नाकाम रहे कि वो भगत सिंह की फांसी की सज़ा को माफ़ करा पाएँ। लेकिन फिर भी समझौता हुआ, लॉर्ड इरविन समझौता होता है, यहाँ पर गांधी और लॉर्ड इरविन के द्वारा पास साथ में समझौता होता है, और इसी के तहत जो जितनी भी चीज़ें थी वो जो आंदोलन थे उसको रद्द कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, ठीक है। अब कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने आश्वासन दिया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो स्थगित कर दिया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को कहा कि ठीक है हमारी तरफ से जो आंदोलन चलाया जा रहा है ये नहीं चलाया जाएगा, अब इसको हम सस्पेंड करते हैं, रोकते हैं। और गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इस शर्त पर भाग लेगी कि इस सम्मेलन में संवैधानिक प्रश्नों के मुद्दे पर विचार करते समय परिसंघ भारतीय उत्तरदायित्व और भारतीय हितों के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए अनिवार्य मुद्दों पर विचार किया जाएगा। और फिर गांधी जी ने नॉर्मली ये भी कहा कि ठीक है हम जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होगा, क्योंकि पहले गोलमेज सम्मेलन में तो कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं किया कांग्रेस ने, लेकिन दूसरे सम्मेलन में कांग्रेस ने कहा ठीक है हम पार्टिसिपेट करेंगे। गांधी जी ने बस ये लॉर्ड वायसराय को कहा, ठीक है। लॉर्ड वायसराय ने ये सारी चीज़ें मानी थी गांधी जी की, और गांधी जी ने या कांग्रेस की तरफ से दो बातों का विश्वास उसे दिया कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करते हैं और साथ में फिर जो हम दूसरी गोलमेज सम्मेलन होगा इंग्लैंड में, लंदन में, उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। ये सारी चीज़ें थी। यहाँ पे एक बात याद रखना, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन वगैरह में कुछ खास हुआ नहीं था, जिस कारण से गांधी जी दोबारा जब भारत लौटते हैं तो दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन को चालू कर दिया जाता है। सिंपल सी बात है कि गांधी इरविन समझौते के दौरान जो बातचीत हुई उसके तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया जाता है,
ठीक है। लेकिन फिर कुछ समय बाद जब गांधी जी आते हैं लंदन की यात्रा से, तो जब उन्हें समझ में आता है कि लंदन में कुछ हुआ नहीं, हमारे लिए कुछ सही कुछ निर्णय लिए नहीं गए, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा शुरू किया जाता है। और फिर गिरफ्तारियां होती हैं, बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जिसके कारण फिर ये धीरे धीरे आंदोलन अपने आप ही सिमट जाता है और मंद हो जाता है, धीरे हो जाता है और ये खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद कई वर्षों बाद फिर शुरू किया जाता है भारत छोड़ो आंदोलन। तो यहाँ तक आपको जितनी भी बातें बताई, आप सारी बातें अपने एग्जाम में लिख कर आना। मेन पॉइंट आपको सारे समझाए दिए हैं, आप काफ़ी कुछ लिख सकते हैं यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। कुछ भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई है तो यही कहूँगा, वीडियो को एक बार देख लेना। यहाँ पे ये जो नोट्स हैं इनको थोड़ा पढ़ लोगे वीडियो को रोक कर तब भी सही है, नहीं तो वैसे तो टाइम नहीं है, कम ही है। आपको बस जो भी सुनाई दिया उसके हिसाब से देखा जाए तो आप सारी चीज़ें आप समझ कर अपने आंसर को लिखिए। जो बातें मैंने आपको समझाई वो आप लिखिए। 2 बार देख लेंगे वीडियो को तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।